मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे बहुत अच्छे मित्र और एक बहुत शानदार दिल के व्यक्तित्व वाले और बहुत शानदार अभिनय करने वाले मेरे दोस्त मिस्टर रुशाद राणा जी का। कैसा था एक्सपीरियंस आपका? तो हिपे पूरे करते करते मुझे मोहब्बतें का ऑडिशन मिला। मतलब आदि सर वो होली के सीक्वेंस पे खुद रंग लेके लोगों के चेहरे पे रंग लगा रहे थे, उतनी डिटेलिंग में तो उस फिल्म में काम हुआ है। तो मैं जब शूट करने लगा तब मुझे अंदाजा हुआ कि बॉस आई एम पार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग। हालांकि मेरा रोल बहुत छोटा है, मैं शायद लोग मुझे नजरअंदाज करें, देखे भी ना, मैं नोटिस भी ना हूं, बट आई एम पार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग। शाहरुख खान के साथ आपने 3 फिल्में की हैं, आई थिंक मोहब्बतें, वीर ज़ारा जी, रब ने बना दी जोड़ी। आई थिंक ही इज अ स्टार इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, वो सिर्फ एक पॉपुलर एक्टर होने की वजह से स्टार नहीं है, he is a star as a human being also। आफ्टर द मैरिज सडन तो कोई चेंज नहीं हुआ होगा। हाँ, तो मतलब वो जो हमारा कोर्टशिप का पीरियड था तब भी मुझे उसके पेरेंट्स का बिहेवियर थोड़ा विचित्र तो लगा था। मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि वो लोग बहुत इंटरफियरिंग टाइप के लोग हैं। तो तब मैंने अपनी एक्स वाइफ को पूछा था कि भाई ये लोग शादी के बाद भी ऐसे ही डोमिनेट करने वाले हैं? तो उसने मुझे आश्वासन दिया था कि शादी के बाद इनका इंटरफियरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। जब तक शादी होती है उनको जो बोलना है बोलने दो, शादी के बाद इट विल ओनली बी यू एंड मी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। दोस्तों, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जब हम उन्हें कभी जिंदगी में देख लेते हैं तो हम कभी उसे भूल नहीं पाते। कुछ चेहरे होते ही ऐसे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ 2000 में जब एक फिल्म आई। उस फिल्म के अंदर बाकी चेहरे तो ऐसे थे जिसको मैंने कभी ना कभी देखा था, पर एक चेहरा और भी था जो कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में था, बट पता नहीं क्यों वो चेहरा मुझे हमेशा से याद रहा। और जब मैं मुंबई आया तो उसके बाद मेरी इच्छा थी कि कभी मैं इस चेहरे के बारे में जानूं। कभी आया दिमाग में, मैंने जाना, मेरे सामने उस चेहरे का नाम आया। और जब नाम आया तो एक ऐसा मौका भी आया, इसे मैं अपना मैनिफेस्ट ही समझूंगा कि मेरी इच्छा थी कि कभी मैं उस व्यक्ति के साथ काम करूं। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं। वो है हमारे टीवी जगत के, फिल्म जगत के एक बहुत ही शानदार अभिनेता, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट में इतनी सादगी है, उतनी ही सादगी आप उनकी एक्टिंग में भी देखेंगे। चाहे टीवी हो चाहे बड़ी स्क्रीन हो, उन्होंने हर जगह अपना जलवा बहुत बखूबी तरीके से बिखेरा है। मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे बहुत अच्छे मित्र और एक बहुत शानदार दिल के व्यक्तित्व वाले और बहुत शानदार अभिनय करने वाले मेरे दोस्त मिस्टर रुशाद राणा जी का। रुशाद जी, अल्फा टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इतना शानदार इंट्रोडक्शन दिया मेरे लिए, मैं सोचता हूँ मैं उसके काबिल भी हूँ या नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बीइंग समवन जो कि फिल्म फ्रेटर्निटी से बिलोंग नहीं करता है, फिल्म फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, आज अगर इस मुकाम पे मैं बैठा हूँ कि जहाँ पे मैं इतने अच्छे शब्द खुद के बारे में सुन रहा हूँ, तो शायद ही मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा। थैंक यू। आपने वो अचीव किया है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था मोहब्बतें। अब तो जो शायद इनको, ऐसा तो कोई होगा नहीं जो इनको ना देखा हो, जिन्होंने इनको ना देखा होगा, नाम शायद लोग इतना ना जानते हो रुशाद राणा, ये मुझे भी मुंबई आने के बाद पता चला। बट सर एक बात बताऊं, आपके चेहरे में कुछ तो ऐसा है जो मैं अपनी बात नहीं मैं कह रहा कि आपको किसी ने देखा ना, मेरी मॉम जब उन्होंने देखा, हाँ इनको फिल्मों में देखा है, अच्छा हाँ ये तो टीवी सीरियल्स में आते, तो ये एक बहुत बड़ा, आपको लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है कि कोइंसिडेंटली 4-5 दिन पहले मैं एक एग्जीबिशन में गया था अपनी फैमिली के साथ, तो वहां पे एक लेडी ने आके मेरे साथ फोटो खिंचाया और उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया जो कि आज तक 26 साल के मेरे करियर में, मेरी लाइफ में किसी ने नहीं दिया है, जो कि आज आप फिर से कह रहे हो। उन्होंने मुझे बोला योर फेस इज अनमिसेबल। और ये जो वर्ड है ना अनमिसेबल, मैंने पहली बार वोकैबुलरी में सुना है और पहली बार अपने लिए सुना है, अनमिसेबल। और आज जो आप कह रहे हैं कि मतलब कि आपने कभी ये चेहरा भूला नहीं, तो आई जस्ट फील कि यार
बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ऊपर वाले की कि एक ये टैग भी आज मेरे साथ जुड़ गया है और किसी ने मुझे ये टर्म कह के पुकारा कि यार यू आर अनमिसेबल, तो आई जस्ट। और सर यूजुअली मैंने ये देखा है कि हम कभी जब हमें कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, जैसे हम कहेंगे कि बुरा बोलना नहीं चाहिए, कि कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, कुछ भयानक चेहरे होते हैं, लेकिन आपके चेहरे में वो सादगी है, एक पॉजिटिविटी है। मैं आपके सामने नहीं बोला, बट हाँ वो पॉजिटिविटी ही ने हमेशा याद रखा है कि यार ये चेहरे को मैंने देखा और मैं से कभी भूल नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर। तो जहां तक हमको पता है कि आपके बारे में कि एक पारसी लड़का रुशाद राणा बन गया जी, कैसे? इसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं देता हूं मेरे हिंदी के प्रति प्यार को। हिंदी के प्रति प्यार को मतलब स्कूल में लैंग्वेजेस की तरफ मेरा ढलान थोड़ा ज्यादा था। तो मैं इंग्लिश में भी मैं बहुत अच्छे मेरे मार्क्स थे, क्योंकि मैं पारसी फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हम लोग इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मेरी मॉम टीचर रह चुकी है, तो उनके लिए एजुकेशन हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट थी। और स्कूल में पढ़ाई करते वक्त मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं हिंदी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, जो कि बहुत ही एक रेयर चीज है फॉर अ पारसी गाय। आज भी आप किसी पारसी से हिंदी में बात करेंगे तो उनकी हिंदी का यूजुअली मजाक उड़ाया जाता है, तो फिल्मों में कैरिकेचर बनाया जाता है। तो वो आई थिंक मैं स्कूल में जो मेरा हिंदी के प्रति लगाव था, जो मैं हिंदी प्लेज करता था, जो मैं मतलब क्लास में भी मुझे बहुत वो लिटरेचर पढ़ने में जेन्युइन इंटरेस्ट था, तो आई थिंक उस वजह से कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर रह गया। एंड आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ टिपिकल पारसी हिंदी जिसने मुझे बचाया। और जब मैंने अपना पहला टीवी शो किया हिप हिप हुर्रे, और जब मैं डायलॉग्स बोलता था, या उससे पहले भी जब मैंने ऑडिशंस की मेरी जर्नी शुरू की, तो बहुत सारी हिंदी स्क्रिप्ट्स बोलनी होती थी, तो तब कभी भी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि भाई तेरी डिक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या कहीं पे थोड़ा सा पारसी पना झलक रहा है। तो आई थिंक वहां पे मेरे ये जो एजुकेशन के प्रति, खास करके हिंदी सब्जेक्ट के प्रति मेरा जो लगाव था, उस चीज ने मुझे आई थिंक एक एक्टर बनने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया। बिकॉज देखिए, आप लुक्स की वजह से आपको अपने पहले आप पारसी हुई, तो मुझे आपसे मिलने के बाद ही आप ही ने मुझे बताया मैं पारसी हूं। आप पारसी हो? जी तो भाषा से कभी मुझे लगा नहीं। करेक्ट। तो वो मुझे आई थिंक एक एडवांटेज मिल गया बिकॉज ऑफ माय लाइकिंग टुवर्ड्स हिंदी इवन इन स्कूल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि आगे जाके करियर में ये चीज मुझे हेल्प करेगी, बट वो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प कर गई और आज भी कर रही है। जैसा कि आपने कहा स्कूल में आप हिंदी के प्रति, आज भी ऐसा है कि मैं अगर कहीं, देखिए हम बॉम्बे के पले बड़े जो लोग हैं ना, हमारी हिंदी फिर भी मैं सोचता हूँ थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी डाइल्यूटेड है। ये आएगा जाएगा, अपुन टपुन टाइप, मिलेगा चलेगा होएगा, वो सब जो हम बोलते हैं, आप नॉर्थ साइड चले जाइए, उनकी हिंदी बड़ी ही स्पष्ट और बड़ी ही शुद्ध होती है। तो आज भी अगर मैं ऐसे एक्टर्स के साथ काम करता हूं और मैं कोई ऐसे शब्द सुनता हूं जो फिल्मों में बोली जाती है, हाँ जो फिल्मों में बोली, और मैं कोई ऐसे शब्द सुनता हूं, तो मैं तुरंत उनको पूछता हूं कि भाई ये कोई नया शब्द सुना मैंने, ये क्या है ये नया शब्द, उसका मैं मीनिंग पूछता हूं, फिर वही शब्द मैं 10 बार रिपीट करता हूं ताकि वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में बैठ जाए और फिर आगे जाके मैं कहीं उस शब्द को यूज कर सकूं। तो आज भी वो एक जो उत्सुकता है एक लैंग्वेज को लेकर, खास करके हिंदी को लेकर, आई थिंक वो आज भी है, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक मैं अभी भी काम कर रहा हूं। आप जितनी सरलता से हमें जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, आपने कहा कि स्कूल के समय, कॉलेज के समय से आपका हिंदी के प्रति एक लगाव रहा जी, लेकिन हमने सुना कि स्कूल में आप बड़े शाय किस्म के बंदे थे, बड़े शर्मीले थे। यस डेफिनेटली। और वो मतलब एक जो मैंने आपको देखा, मैंने आपके और भी इंटरव्यूज देखे जिसमें आपको लोग पूछ रहे हैं आप बड़े शाय नेचर के थे, बड़े शर्मीले थे, गुड स्टूडेंट, सोफिस्टिकेटेड बंदा। यस देन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आज आप बैठे हो मेरे सामने इतने बेबाक तरीके से बात कर रहे हो, ये कैसे हुआ? देखिए क्या है कि स्कूल में तो मैं बहुत शाय था, तो मेरे जूनियर क्लास में, जूनियर केजी जो होता है ना, जब हम बहुत छोटे बच्चे, नर्सरी के बाद आप जूनियर केजी में जाते हैं, जो कि स्कूल में जब आपका दाखिला होता है, तो जब मैं जूनियर केजी में था तब मेरी टीचर ने एक बहुत सही फंडा अपनाया। उन्होंने मेरी मदर को एक दिन बोला कि यार जो तुम्हारा बेटा है वो
बहुत शाय है, बट आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन हिम। तो मैं क्या करने वाली हूं, आई एम गोइंग टू मेक हिम सिट विद द नॉटीएस्ट गाय इन क्लास। ओके। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे बंदे के साथ बिठाया जो सबसे शरारती था स्कूल में, सब क्लास में सबसे शरारती था, आउटगोइंग था, एक्सट्रोवर्ट था, और मैं थोड़ा सा सहमा हुआ, इंट्रोवर्टेड, मेरी मॉम से बहुत ज्यादा अटैच था। तो वो एक मम्मी से अलग होके, वो जो बच्चे शुरू में बहुत रोते हैं, मैं उन बच्चों में से था, ममाज बॉय। तो वो जो एक, मैं बोलता हूं ना, एक ट्रांसफरेंस हुआ, पर्सनैलिटी का ट्रांसफरेंस हुआ उस लड़के के साथ बैठकर। उसका नाम यश है। आज हम लोग हालांकि टच में नहीं है, बट उसके साथ मेरी दोस्ती का जो वो पर्सनैलिटी का ट्रांसफरेंस हुआ, उसने मुझे चेंज कर दिया। और फिर मैं स्कूल में, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गया। मैं मतलब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लगा। मैं क्लास में हमेशा मॉनिटर बनता गया। फिर आगे जाके मैं स्कूल का हेड बॉय बना। तो मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स भी आ गई। तो एक अलग ही बंदा मैं बन गया। ये सब कुछ आपको पता तो नहीं होगा कि मेरे अंदर ये सारी चीजें? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ। और आज भी मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब मैं ना बहुत ज्यादा भी एक्सट्रोवर्टेड अभी भी नहीं हूं। हाँ। मतलब आज भी अगर मैं कहीं एक रूम में एंटर करता हूं, तो मेरे अंदर एक थोड़ी सी हिचकिचाहट हमेशा रहती है। अब इतना होगा कि जितना जरूरी उतनी बात करना। हाँ, और अगर सामने वाले का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा आता है तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, और फिर मैं ओपन अप होता हूं। लेकिन अगर सामने से मुझे इतना वार्म रिस्पांस नहीं मिलता है, तो मैं अपनी शेल में थोड़ा सा चला जाता हूं। तो आज भी मेरे अंदर वो एक पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। आपको क्या लगता है, ये आपकी पावर है या कमजोरी है? मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरी कमजोरी है। बिकॉज मैंने देखा है एक्टर्स जो बहुत ज्यादा आउटगोइंग और बहुत ज्यादा बोलीदराज होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा आगे निकल जाते हैं। वो सोशलाइजिंग भी बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं। उनको पता होता है कहाँ पे कौन सी पार्टी में जाके किसके साथ बात करनी है, किसके साथ सोशलाइज करना है। और मैंने कई लोगों को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखा है, पर मैं वो चीज कभी नहीं कर पाया। आज भी मैं वो नहीं कर पाता हूं। आज भी मैं अपने ही सर्कल में उठता बैठता हूं। लेकिन इंट्रोवर्ट होने के फायदे भी होंगे ना सर? आप किसी चीज को बहुत शालीनता से उसको अध्ययन करते होंगे कि हाँ ये चीज है, बहुत सोच समझ के जवाब देते होंगे, कभी आप विवादों में नहीं उलझते होंगे, कभी आपके मुंह से कोई ऐसी चीज नहीं निकलती होगी जिसकी वजह से आप किसी कंट्रोवर्सी। यस, ये एक एडवांटेज है, डेफिनेटली। और आई थिंक उस वजह से लोग कहीं ना कहीं आपके वर्ड को रिस्पेक्ट भी करते हैं। लोग आपको हल्के में नहीं लेते कि अरे यार ये तो कुछ भी बोलता है। कुछ लोग हम देखते हैं जो बोलते कुछ, ये तो कुछ भी बोलेगा। मैंने आज तक टचवुड जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं या पॉडकास्ट किए हैं, या नॉर्मली भी मैं जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, मैंने कहीं से भी ये फीडबैक मुझे नहीं मिला है कि ये बंदा कुछ भी बोलेगा। तो आई थिंक ये एक एडवांटेज है, जैसा कि आप कहते हैं। मैं वही आपको बताना चाह रहा था। तो आपकी कमजोरी नहीं है ये, मेरे को लगता है ये आपकी एक विशेष खास बात है। जो इंट्रोवर्ट होना, मतलब मेरी वाइफ है वो भी इंट्रोवर्ट है, बट कुछ उसमें है, कुछ ऐसी चीजें जो मुझ में नहीं है। मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूं, मैं ज्यादा बोलता हूँ जी। मैं बात करना चाहूंगा सर उस जमाने की, जिस जमाने में हम बच्चे हुआ करते थे और हमारे लिए एक फैंटेसी थी शाहरुख खान को देखना, और उससे बड़ी फैंटेसी थी शाहरुख और अमिताभ बच्चन को एक साथ स्क्रीन पर देखना। आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा उफान आया हुआ था कि 2 दिग्गज कलाकार एक साथ स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो और एक ऐसी मूवी जिसमें और भी बड़े बड़े एक्टर्स, अनुपम खेर, ऐश्वर्या राय, फराह खान है जो कोरियोग्राफी कर रही हैं, मनीष मल्होत्रा, करण जौहर रेस में है, आदित्य चोपड़ा की दूसरी फिल्म है, ऊपर से यश चोपड़ा का बैनर जी। मतलब कि एक ऐसा केक जिसमें चॉकलेट भी है, क्रीम भी है, उसको बहुत अच्छे से इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए, डिजाइन भी, उस पे नट्स भी डाले हुए हैं, प्यारी सी जेरी है, और आप उसका हिस्सा बने जी। कैसा था एक्सपीरियंस आपका? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मयंक भाई, मैंने जब हिप हिप हुरे अपनी पहली सीरियल की, हाँ, तब मैं बस अपनी खुद की लाइफ को टटोल रहा था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। मैंने मॉडलिंग करने के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाया। हाँ, अपनी स्टार्टिंग मॉडलिंग के लिए मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बट कभी मैंने उस तरह का मॉडलिंग नहीं किया, कभी मैंने उस तरह की एड फिल्म्स नहीं की। शायद मेरी किस्मत में फुल फ्लेजेड एक्टिंग करना ही लिखा था।
तो हिपे पूरे करते करते मुझे मोहब्बतें का ऑडिशन मिला। वो भी क्यों? क्योंकि हिपे पूरे में मेरा आपके दोस्त थे ना जो आपको बाइक में बैठाल के ले जाते थे, मेहुल, जो आज की तारीख में भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों साथ में स्ट्रगल करते थे। मुझे उस टाइम पे बाइक चलाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो मैं उसकी बाइक पे पीछे बैठकर हम लोग ऑफिस टू ऑफिस अपने फोटोग्राफ्स देने जाते थे। तो एक दिन इत्तेफाकन मेहुल को उस टाइम पे पता था कि मोहब्बतें नाम की एक बहुत बड़ी फिल्म YRF बना रहा है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एक दिन मेहुल के साथ ऐसे ही ऑफिस टू ऑफिस फोटोज देने के चक्कर में मैं उसके साथ YRF के ऑफिस चला गया। मुझे बोला चल तू भी आजा मेरे साथ। YRF की ऑफिस में एंटर होते ही निखिल अडवाणी जी ने मुझे देख लिया और तब वो फिल्म पे एसोसिएट कर गए। तो निखिल ने मुझे देख के बोला अरे तू, अरे आई तो रियली लाइक योर वर्क यार, तू राघव है अपना हिप्पोपोरे में, मैं देख रहा हूँ वो शो। नुपुर अस्ताना डायरेक्टर जो है मेरी अच्छी दोस्त है, तुम लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, रुशाद व्हाई डोंट यू ऑडिशन। मैंने बोला अच्छा ठीक है ऑडिशन देता हूँ। किसके लिए? तो उसने बोला देखो हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं जिसमें बच्चन सर है, शाहरुख खान है और 3 नए लड़के लॉन्च हो रहे हैं। तो मैं एक्साइट हो गया। मैंने बोला ओ यू वांट मी टू ऑडिशन फॉर द 3 वन ऑफ द 3 बॉयज। तो बोला नहीं बेटा रुक जा, वो 3 लड़के ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं, वी आर लॉन्चिंग उदय चोपड़ा, 1-2 और लड़के हैं, पर उनके 3 फ्रेंड्स हैं जो थ्रू आउट फिल्म में दिखने वाले हैं जिसके लिए हम ऑडिशंस कर। तो मैंने बोला यार उसमें क्या मजा है, उसमें मतलब क्या ही, उतना मैं मोटिवेट नहीं हुआ। तो उसने बोला एक ऑडिशन तो दे दे, क्या प्रॉब्लम है। तब आप थोड़े से चबी भी थे। नहीं इनफैक्ट मैं थोड़ा चबी थोड़ा सा था, ओके शायद होऊंगा। तो तब मैंने बोला चलो ऑडिशन दे के देखते हैं क्या होना है। ऑडिशन दे के पहले राउंड में मैं सिलेक्ट हो गया। अच्छा फिर जाके पता चला कि ये एक ऑडिशन से सिलेक्शन नहीं होना है भाई साहब, 3 राउंड्स होने वाले हैं और all 3 rounds were supervised, were selected by Mr. Aditya Chopra himself. I saw the making of that film. कि मैंने देखा कि उस सीन का बकायदा सेट बना के रिहर्सल कराया जाता था। अरे रिहर्सल करा मतलब वो तो मैं बाद में वील कम टू दिस, बट मतलब आदि सर वो होली के सीक्वेंस पे खुद रंग लेके लोगों के चेहरे पे रंग लगा रहे थे, उतनी डिटेलिंग में तो उस फिल्म में काम हुआ है। तो एनीवे, तो कमिंग बैक टू द ऑडिशन प्रोसेस, ऑडिशन का पहला राउंड क्लियर किया, फिर सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, फिर भी ना मुझे अंदर से ऐसा लग नहीं रहा था कि यार मैं इतना क्यों कर रहा हूँ इस फिल्म के लिए। तब मैंने इस बात की गहराई को इतना महसूस नहीं किया था कि मैं किस फिल्म का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। जो फिल्म आई थिंक आज जैसे कि हम कागज के फूल, प्यासा, उस दौर की फिल्मों की बातें करते हैं, मुगले आजम, शोले, लिटरली मोहब्बतें उस जमाने की उस लेवल की फिल्म बन चुकी है। नहीं, मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, जैसे ग्रंथ होते हैं ना हमारे यहाँ, स्क्रिप्चर्स होते हैं, साहित्य होते हैं, फिल्में भी कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमेशा के लिए बन जाती हैं किसी कोइन से। ये बस इसमें से आपको उस समय जरा सा भी एहसास था, मतलब मेकिंग देखते हुए या काम देखते हुए, कि आप किसी साहित्य का हिस्सा बनने जा रहे हो? नहीं, पर मैं साहित्य का हिस्सा बनने जा रहा हूँ वो तब काइंड ऑफ साहित्य मतलब तब मुझे अंदाजा नहीं था। बट जब मैंने फिल्म की प्रोसेस, जब मैं लॉक हुआ, जब मैं व्हेन आई सेड कि ओके चलो आई डू द फिल्म, और मैं जब शूट करने लगा तब मुझे अंदाजा हुआ कि बॉस आई एम पार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग। हालांकि मेरा रोल बहुत छोटा है, मैं शायद लोग मुझे नजरअंदाज करें, देखे भी ना, मैं नोटिस भी ना हो, बट आई एम पार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग। और वो पार्ट ऑफ समथिंग बिग मतलब सिर्फ एक स्केल के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ। लाइफ में ना आपको कई चीजें, आपको एक्सपीरियंसेस आपको बनाती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि यंगर डेज में आपके कैसे एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत मायने रखते हैं, बिकॉज वो आपकी पर्सनैलिटी फ्यूचर तक शेप करेंगे। तो मोहब्बतें करते वक्त वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो जो मैंने देखा, वो जो मैंने दिग्गजों को काम करते हुए देखा, उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी जो एक परफेक्शन की तरफ जो उनकी एक क्या बोलते हैं, डेडिकेशन जो होता है, जो तलब होती है, जो शाहरुख खान और बच्चन सर के, हम जब उनके सीन्स, आपने कभी उनको आमने सामने, हमने तो स्क्रीन में देखा, बट आपने कभी आपने इनफ्रंट देखा है कि 2 दिग्गज सामने आ रहे हैं? क्या था, जब उनके सीन्स जब शूट होते थे ना, किसी को एंट्री नहीं मिलती थी।
किसी को ऐसे ही बस शायद उनको चाहिए होगा कि डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, कोई और ना देखे, उनके प्रोटोकॉल्स होंगे, उनके प्रोटोकॉल्स होंगे। पर मैं और मेहुल ना छुप छुप के उनको परफॉर्म करते हुए देखते थे। तो कॉलेज के ही बंदे। हाँ करेक्ट, वो कॉलेज की वो जो शायद तो जा चुका था। हाँ बिल्कुल, तो वो जो चुलबुलपन था वो तो था ही। तो वो हम छुप छुप के ना विंग्स के अंदर से उनको परफॉर्म करते हुए देखते थे। और वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब सिर्फ एक स्केल ऑफ द फिल्म नहीं, पर ये जो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने अपने खुद के नजरों से देखा है, दो बड़े मतलब लेजेंड्स को परफॉर्म करते हुए, तब मुझे समझ में आया कि बॉस दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस। उससे पहले तो हंसी खेल कूद मतलब एक लाइवलीनेस के हिसाब से मैं अपना करियर ले रहा था कि चलो हेपे फुरे भी स्कूल फ्रेंड्स के ऊपर धारावाहिक था और हम सब यंग लड़के थे। आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो? बिल्कुल बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। और मोहब्बतें के टाइम पे जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने सीखा, वो डिसिप्लिन, वो ह्यूमिलिटी, वो डेडिकेशन आई थिंक आज भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं है। और आई थिंक वो चीज़ मेरे अंदर एक बहुत मोहब्बतें, आई वुड से हिप्पे पूरे और मोहब्बतें दो ऐसे पहलू हैं मेरे करियर के, दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे करियर के जिनको मैं एज एन एक्टिंग स्कूल मानता हूँ। क्योंकि मैं एज सच किसी एक्टिंग स्कूल में जाके मैंने एक्टिंग नहीं सीखी है। मैंने जो कुछ भी सीखा है ऑन सेट जाके मैंने मोहब्बतें प्रैक्टिकली सीखा। आपके लिए एक एक्टिंग स्कूल था। बिल्कुल, और हिप्पे फुरे और मोहब्बतें। हमने सुना है कि आपको बहुत लोगों ने रोका भी था ऐसे एक्टिंग स्कूल में मत जाओ, जूनियर आर्टिस्ट बन के रह जाओगे, छोटा सा कैरेक्टर है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग कभी तक वो बात लगी भी कि यार मैं करूं ना करूं, आप इस डाउट में? इसीलिए तो मैं सिलेक्ट हुआ। तब तक मेरे अंदर थोड़ा सा वो एक थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। आज आपको लगता है वो डिसीजन सही था आपका? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपको किसी ने मना किया होगा ना कि आप उधर मत जाओ जूनियर आर्टिस्ट बनके, लेकिन सुनिए ना, आप देखिए इंडस्ट्री, देखिए कि आपका वो फेस, मैंने आपका इंट्रोडक्शन आज उसी वजह से मैं कर रहा हूँ कि मैंने वो फेस उस फिल्म में देखा है भाई, आप रिकॉग्नाइज हुए जी। और ये बात मैंने फिल्म जब फ्राइडे को लगी, उसके अगले दिन सैटरडे को मैंने ये चीज रियलाइज की कि मुझे भी लोग नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि फिल्म में आपको ध्यान होगा, गाने में एक स्टेप है जहां पे मैं अपना कोट निकाल के एक पेल्विक थ्रस्ट करता हूं। और वो एक स्टेप जो था वो फारा मैम ने हमको छूट दी कि आप लोगों को जो करना है वो करो, कैमरा तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो करना है करो। और उस मोमेंट पे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कोट उतारा और मैंने वो पेल्विक थ्रस्ट वाला स्टेप किया। फ्राइडे को जब फिल्म रिलीज हुई, सैटरडे के दिन जब मैं अपने घर में एंटर कर रहा था तो रोड पे 2-3 लड़के चलते हुए जा रहे थे और उन्होंने वो स्टेप करके मुझे दिखाया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई आम पब्लिक ने भी मुझे नोटिस किया है। तब आई फेल्ट नाइस कि चलो ठीक है, इतनी जो मेहनत की है, इतने जो दिन हमने उस फिल्म के पीछे दिए हैं, वो कहीं ना कहीं रंग ला गए। सर मैं तो मतलब फील ही कर रहा हूँ, आपने तो देखा है, मतलब यू आर सो लकी सर। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट हो। शाहरुख खान के साथ आपने 3 फिल्में की हैं, आई थिंक मोहब्बतें, वीर ज़ारा जी, रब ने बना दी जोड़ी जी। सर ये भी तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या देखा आपने, क्या सीखा उनसे, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? व्हाट ही इज फॉर यू? आई थिंक ही इज अ स्टार इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, वो सिर्फ एक पॉपुलर एक्टर होने की वजह से स्टार नहीं है, ही इज अ स्टार एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। बिकॉज मोहब्बतें के बाद जब मैं उनको वीर ज़ारा के सेट पे मिला, उन्हें मैं याद था, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उन्हें मैं नाम से याद नहीं था, बट उन्हें मैं याद था। और उन्होंने यही बात आदि सर को कही कि यार अरे इसके साथ तो हम मोहब्बतें में काम कर चुके हैं, बड़े दिनों बाद इसको देख रहे हैं, वेरी गुड टू हैव यू, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। तो मैंने बोला सर आई एम रुशाद। तो बोला यार तेरा नाम ना थोड़ा सा अनयूजुअल है, मैं काम करता हूं, मैं तुझे पार्टनर बुलाऊंगा। तो उन्होंने वो मुझे थ्रू आउट द शूट ऑफ वीर ज़ारा वो मुझे पार्टनर बुलाते गए। एंड ये उनकी खास बात है जो दूसरे को स्पेशल फील करा। बिल्कुल, ये उनकी खास बात है। बहुत हम्बल है वो, बहुत ही ज्यादा हम्बल है, लोगों का ख्याल रखते हैं,
लोग उनको याद रहते हैं, याद मतलब आजकल मैं कितने लोगों को भूल जाता हूँ। और इसमें कुछ ईगो की बात नहीं है, जस्ट कि आप इतने लोगों से मिलते हैं कि आप लोगों को भूल जाते हैं। लाइफ है, हाँ। और खास करके अगर आपने लोगों के साथ बहुत कम टाइम के लिए इंटरेक्ट किया होता है तो आप लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान ने मुझे याद रखा। अगेन वही बात, आपका चेहरा नहीं भूला। पता नहीं क्या था वो, गॉड ने आपको चेहरा दिया है। आप बहुत प्यारा सा चेहरा है, तो ये चेहरा ही ऐसा है सर। हम नहीं भूल पाए, ठीक है, शाहरुख सर नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तो मैं हर दिन, हर उठते बैठते पल मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ब्लेस तो आप हो, ब्लेस तो आप हो। जी जी। एक एक्टर जो है पहले मॉडलिंग में जाता है, फिर सीरियल्स में आता है, जी, फिर वापस फिल्मों में जाता है, जी, फिर वापस सीरियल्स में जाता है। आपको लगता है ये स्विच करना सही था आपके लिए? मेरे लिए सिर्फ एक चीज सही नहीं थी। इससे आपके करियर में कोई इफेक्ट पड़ सकता है? हाँ, एक चीज मेरे हिसाब से सिर्फ सही नहीं थी, जो कि मैं टीवी से 3 साल तक कट गया था ना, मुझे लगता है वो सही नहीं था। बट वो सिचुएशन ऐसा बन गया था, मैंने एक ऐसी फिल्म साइन की थी जिसमें वो मुझे एज अ हीरो, उन्होंने मुझे उस फिल्म में साइन किया था, और वो चाहते थे कि मैं टीवी में बिल्कुल ना दिखूं। और उस टाइम पे मैं बहुत टीवी कर रहा था। आपको लगा मौका है? दो तीन शोज में एक साथ कर रहा था मैं, ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट चैनल पे दिख रहा था। तो उनका ये कहना था कि भाई अगर मैं तुझे एज अ हीरो इस फिल्म में लॉन्च कर रहा हूं तो आई डोंट वांट यू टू बी सीन ऑन टीवी। ये उनकी शर्त थी? एक एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। ये मतलब कितने महीने तक आप नहीं कर सकते थे? तो भाई पहले मुझे लगा कि कुछ चंद महीनों का सवाल होगा, 4-5 महीने, 6 महीने में फिल्म बन के रिलीज हो जाएगी और तब मैं काम कर पाऊंगा। इस फिल्म को बनने में, रिलीज होने में 3 साल लग गए। बीरबल की खिचड़ी बन रही है। तो 3 साल तक आप सोचिए मैंने टीवी नहीं किया। मेरे सेविंग्स खर्च होते गए। उस पॉइंट पे आया कि जहां पे मेरे सेविंग्स खत्म हो गए। फिर फिल्म जब रिलीज और पब्लिसिटी के लिए उस बंदे के पास पैसे नहीं बचे थे। उस बंदे ने मुझसे कहा कि मैं उस फिल्म का हीरो हूं, लेकिन उसने मुझे पब्लिसिटी में कहीं नहीं दिखाया, पोस्टर पे भी मैं नहीं था। तो मैं इतना ज्यादा डिसइल्यूजन हो गया था, मैं बहुत टूट चुका था। क्या कर लिया मैंने, कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने 3 साल अपने प्राइम ईयर्स के, मैंने 3 साल गवा दिए उस प्रोजेक्ट के पीछे, जहां पे मेकर ने मुझे पोस्टर तक पे नहीं डाला। तो उस इंसिडेंट ने मुझे थोड़ा सा तोड़ दिया। मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था डिप्रेस होने का। फिर काम आ गया, मुझे काम लेना पड़ा, बिकॉज मैं कोई ऐसे बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ कि भाई करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मुझे ये था कि भाई आई हैव टू कम बैक टू वर्क। और मोर देन दैट, देखिए मयंक भाई, आपने जब 7-8-9 साल कंटिन्यूस काम किया होता है ना एज एन एक्टर, तो आप फिर शांत घर पे बैठ नहीं सकते। आपका दिमाग ना उसको जंग लगने लगता है। तो तब मुझे मेरे पहले क्राइम पेट्रोल एपिसोड का ऑडिशन आया। मैंने वो ऑडिशन दिया, मैंने क्राइम पेट्रोल का वो पहला एपिसोड किया। 3 साल के बाद मैं टीवी कर रहा था। डायरेक्ट सीपी। और तब सीपी नया था, लोगों को पता नहीं था सीपी क्या है, क्या बनने वाला है, इतना बड़ा हिट होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं था। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो लोग ये शो बना रहे थे, रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज। सीपी का मैंने पहला एपिसोड किया, उसके चलते ही मुझे सीआईडी का एक एपिसोड मिल गया। तो सीपी का एपिसोड आया, सीआईडी का एपिसोड आया, और कॉल्स आने शुरू हो गए, ऑडिशंस देने शुरू कर दिए। और उसके बाद आई थिंक एक साथ मैं 3 शोज कर रहा था, 2 डेली सोप और एक वीकली। उसमें से एक वीकली वाईआरएफ के लिए था, दैट वाज अगेन माय कोलैबोरेशन विद वाईआरएफ। किस्मत करके एक शो उनके लिए मैं कर रहा था। उनके लिए 2-3 एपिसोडिक्स भी किए मैंने, रिश्ता.com, खोटे सिक्के, ये सारे एपिसोडिक्स मैंने किए। और किस्मत करके उनका एक शो था, वो मैंने किया। साथ में 2 डेली सोप्स मैं उस टाइम पे कर रहा था। तो फिर मैं वापस फ्लो में आ गया था। और उस इंसिडेंट के बाद आपने जो बोला ना कि टीवी से फिल्म, फिल्म से टीवी, तो उस इंसिडेंट के बाद मैंने ये ठान लिया कि अब मैं फिल्मों के लिए कभी अपने टीवी के काम को मना नहीं करूंगा, अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई इतने बड़े, आज अगर मुझे वाईआरएफ एक फिल्म के लिए साइन करता है और कहता है कि तू 1 साल तक टीवी मत करना, तो समझने वाली बात वो श्योरिटी रहेगी। वो श्योरिटी है, वो आपके पास एक बहुत बड़ी श्योरिटी है, आपके पास एक बहुत बड़ा बैनर है।
लेकिन किसी नए बंदे के लिए अभी मैं वो रिस्क कभी नहीं लूंगा। वो मैंने तब बात मेरे दिमाग में आ गई थी और वही लेकर अब मैं अपना करियर आगे ले रहा हूँ कि भाई कि बीटी तो घुमाने ले गए थे, पनवेल घुमाने। हाँ बिल्कुल। और वो पनवेल घूमना वो बहुत महंगा पड़ गया। क्या ज्यादा अच्छा लगता है, टीवी की फिल्म? मुझे दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत प्यारे लगते हैं। टीवी में क्या है, थोड़ा सा मैं बोलूं तो हमेशा एक स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस वाला माहौल रहता है, बिकॉज आप भागम भाग, बिकॉज आपको एपिसोड्स डिलीवर करने होते हैं। आपको कई बार अपने सीन्स पे काम करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है, बट एट द सेम टाइम ये जो प्रोसेस है आपको एज एन एक्टर बहुत स्पॉन्टेनियस बनाती है। तो वो एक चीज मुझे टीवी की बहुत अच्छी लगती है। आप करते हैं बिल्कुल, तो वो एक मुझे चीज टीवी की बहुत अच्छी लगती है। फिल्मों के बारे में मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि आपको अपने कैरेक्टर पे काम करने का मौका मिलता है। आपको आपके सीन्स पहले से दिए जाते हैं, आपको कहानी का फ्लो पता होता है, आपको स्क्रीन प्ले दिया जाता है कि भाई आपको पता है कि आप किस पॉइंट पे फिल्म में आएंगे, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो आप उस हिसाब से अपने कैरेक्टर को, हाँ, आप अपने कैरेक्टर को डिजाइन कर पाते। तो ये मतलब मेरे को लगता है दोनों चीजों में ये अपनी अपनी प्लस पॉइंट्स है और मैं दोनों चीजें एंजॉय करता हूं। कितनी फिल्में हो गई हैं आपकी अभी तक? मैं नहीं गिनता। सीरियस? चलिए, उसमें से एक सवाल निकालना था कि आपने जितनी भी फिल्में की हैं आज तक, उसमें फिल्मों के अंदर आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर जो आपने खुद ने किया हो वो कौन सा था? और सीरियल्स के अंदर जितने भी आज तक आपने किरदार निभाया उसमें सबसे फेवरेट आपका खुद का निभाया हुआ किरदार कौन सा है? तो सीरियल्स में तो हिप हिप हुर्रे जो मेरा पहला शो था वो, यस, फर्स्ट शो। हिप हिप हुर्रे थ्रू आउट माई लाइफ इट विल बी माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था। और उसके बावजूद अगर टीवी में अभी देखा जाए तो अनुपमा में मैंने जो किरदार किया, अनिरुद्ध का जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया, वो मेरे हिसाब से वो लोगों को भी बहुत पसंद आया और करते वक्त मैंने भी बहुत एंजॉय किया। रही बात फिल्मों की, तो फिल्मों में एक्सपीरियंस वाइज मैंने आपको बोला मोहब्बतें वॉज आज तक मतलब और हमेशा के लिए वो मेरी लाइफ का सबसे अहम एक्सपीरियंस रहेगा। बट कैरेक्टर वाइज अगर मैं बोलूँ तो मैंने डोर करके एक फिल्म की थी नागेश कुकुनूर की, तो डोर में मैंने एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर निभाया था और आई थिंक वो मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है फिल्मों में। यस। अनुपमा तो शायद आपका ट्रैक अभी ओवर हो गया है। हाँ, अनुपमा मेरा ट्रैक खत्म हो गया। तो उम्मीद है हमको दोबारा आपको देख पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी स्टोरी पूरी तरह से चेंज हो गई है। यू वांट व्हाट आई वांट, आई वुड लव टू कम बैक टू अनुपमा। मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग मेरा कैरेक्टर वापस ले। तो इसलिए तो हम भी उम्मीद रखना चाहते हैं कि आप दोबारा आए स्क्रीन पे अनुपमा, क्योंकि अभी आज की तारीख में अनुपमा एक बहुत बड़ा शो है जी, है ना जी। तो आपको आप फेस उसमें बहुत ज़्यादा ही और ज़्यादा पॉपुलैरिटी आ रही, तो वो फेस आपका क्या? अच्छा, हाँ, ये अनुपमा अनुपमा अनुपमा। हाँ। कई बार ऐसा होता ना कि एक्टर, अरे अनुपमा, यस यस यस, तो वही होता है, वही होता है। तो आई विश कि वो ऐसा कुछ स्टोरी में कोई ऐसा बदलाव आए जिसमें वो फिर से मुझे लेकर आए। मैं चाहता हूं वो, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज मुझे थोड़ी कम लग रही है। बाकी टीवी में तो कुछ बोल नहीं सकते। टीवी में कुछ बोल नहीं सकते। कब कौन पैदा हो जाए, कब मर जाए। अब आपकी निजी जिंदगी के बारे में मैं कुछ सवाल करूंगा कि एक वक्त आया था जब आपकी जिंदगी में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी जी, एट द सेम टाइम आपकी पहली शादी का भी प्रॉब्लम चल रहा है। राइट। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ और कैसे आपने ओवरकम किया इन सारी चीज़ों से? तो बेसिकली ये जो मेरे 3 साल मैंने टीवी से जब काम नहीं किया इस फिल्म के चक्कर में, तो सेकेंड ईयर के आसपास मेरा इस लड़की से परिचय हुआ जो कि एक NRI फैमिली से बिलोंग करती थी। शी वॉज नॉट फ्रॉम मुंबई। वो सुना आपकी फैन थी वो? हाँ, वो एक ऐसा केस था कि एक हम कई बार सुनते हैं ना कि एक फैन की एक अपने पसंदीदा एक्टर के साथ शादी होती है, ये बिल्कुल वही था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मेरा परिचय इनसे हुआ था अराउंड 2008 या 9 के आसपास, और मिलते ही मतलब हमने एक दूसरे को पसंद किया, हम मतलब मिलने लगे और वो सब, और फिर बहुत कम टाइम में
उसके पेरेंट्स ने दे केम इन टू द पिक्चर और उन्होंने कहा कि यार आप लोग शादी कर दो। तब मैंने उनको बोला था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, मुझे फिर से अपना जो कॉर्पस है वो बनाना पड़ेगा, फिर से मुझे काम करना पड़ेगा। पर उनको बहुत जल्दी थी, तो उसी फेज़ में फिर मेरी शादी हुई। दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस जिससे मुझे एक पुश मिला कि मैं फिर से काम में मतलब जुड़ जाऊं। मैंने आपको बोला ना, मुझे डिप्रेस होने का मेरे पास टाइम ही नहीं था, बिकॉज ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ साथ चल रही थी। तो मेरा यही था कि यार अब शादी होने जा रही है, तो मतलब मैं ऐसे ही हाथ पैर ये करके तो मैं बैठ नहीं सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत जल्दबाजी में था कि मैं बैक टू बैक में काम करूं। और फिर हो गई शादी, और साथ साथ में मेरा करियर भी फिर से टेक ऑफ कर गया टीवी पे जो था वो। और फिर धीरे धीरे करके मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़े बेहतर हुए, और बिकॉज मैं रेगुलरली मैं काम कर रहा था, 3 शोज एक टाइम पे कर रहा था जैसा कि मैंने आपको कहा। तो बस वहाँ से फिर वो चीज़ें शुरू हुई। और शादी में प्रॉब्लम्स मेरे आई थिंक पहले साल में ही शुरू हो गए थे, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री समझ नहीं आई। उस लड़की को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी मेरे एक्टर होने से, और ये सारी चीज़ें मैं फैन भी थी ना आपकी, फैन थी, और ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ पहले ही क्लियर कर चुका था। लड़की को मेरे से मतलब इनसिक्योरिटी थी कि मैं कहीं और जाके कुछ मैं करना, बिकॉज एक्टर्स का एक परसेप्शन होता है कि एक्टर्स तो बड़े मतलब ऐसे होते हैं, कैसनोवा टाइप होते हैं। ये उनके लिए दूर के ढोल सुहावने वाली बात थी। दूर से ढोल बड़े सुहावने लग रहे थे, लेकिन जब वो पास में आके देखे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके फैमिली के लिए भी वही था, उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि अरे यार आज तो तेरे पास काम है, कल को उठ के नहीं होगा तो कैसे मेरी बेटी को संभालेगा। मेरे एक्स फादर इन लॉ मुझे ये कहते थे। तो मैं यही सोचता था, मैंने उनको भी वही बोला था कि यार आप लोगों ने तो सोच समझ के ये स्टेप लिया है, आप लोग ही मेरे पीछे पड़े थे कि शादी कर लो। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी, मैं तो 2-3 साल डेट करता, उसके बाद शादी करता, समझ में आता तो शादी करता, वरना नहीं करता। और मुझे लगता है वही एक तरह से अच्छा होता अगर वो लोग मान गए होते तो। लेकिन जल्दबाजी भी उन्होंने की, इनसिक्योरिटी भी उनको ही थी, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आपने किसी रिश्ते में या किसी प्रोजेक्ट में अपना मतलब आपने हामी भरी है कि ओके अब मैं ये रिश्ते में घुसने वाला हूँ या मैं ये प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि आपको उस चीज़ में फुल फेथ देना चाहिए। आपको कभी बिफोर मैरिज लोगों ने कभी रोका कि शादी मत करना? कभी ऐसा ना कुछ किसी का कुछ अपोज किया किसी ने, कि फैमिली में किसी ने? नहीं, फैमिली में किसी ने अपोज नहीं किया, लेकिन मेरी गट फीलिंग मुझे हमेशा बोलती रही कि ये तेरे लिए सही नहीं होने वाला है। अच्छा, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। और जो इससे पहले आपने बताया मुझे कि एक फिल्म आपने करी जिसके वजह से सीरियस, तो ये घटनाएं आगे पीछे थी या कैसी थी या पैरेलल थी? नहीं, फिल्म पहले हुई, शादी बाद में हुई। तो फिल्म के समय आपकी गट फीलिंग ने आपको मना? तब भी मेरी गट फीलिंग ने मुझे मना किया था। इनफैक्ट एक बार तो मैं ऑफिस तक पहुंच के वापस यू टर्न लेके घर चला गया था, बिकॉज मुझे अंदर से ऐसी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन वो बोलते हैं ना, अगर किस्मत में लिखा होता है वो होके ही रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में देखिए सर, कि आप सोचते हो कि चलो चलता जा रहा हूँ, चलो घूमने जाता हूँ, अंधेरी पल भी निकल गया, फिर वापस घूम के आए। सेम चीज पर्सनल लाइफ में भी हुई। पर मैं वही तो कह रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ में भी मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि यार ये शायद कुछ अच्छा नहीं है मेरे लिए। दोनों जगह पे आपने कभी किसी से डिस्कस किया? करने से पहले आई थिंक फिल्म को लेकर मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया था। शादी से पहले मैंने कई दोस्तों के साथ ये डिस्कस किया। फिल्म करा, लेकिन सीरियल मत छोड़ बाबू, सीरियल करते रहे। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है, राइट। तो ये आपने उसका खामियाजा भुगता। हाँ, मैरिज के लिए भी मैं जब अपने दोस्तों से डिस्कस करता था कि यार मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट फील हो रही है, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो मेरे एक दो बहुत करीबी दोस्तों ने मुझे बोला था मत कर, अगर तेरे दिल के अंदर से ऐसी आवाज आ रही है तो मत कर। हाँ जी, पारसी थी। तो इसलिए पेरेंट्स ने नहीं मना किया? मना नहीं किया। मिलने के बावजूद भी नहीं? कभी आपको स्टार्टिंग में भी नहीं लगा कि यार ये आगे जाके मतलब, क्योंकि कुछ तो होता है ना कि मतलब आफ्टर द मैरिज सडन तो कोई चेंज नहीं हुआ होगा। हाँ, तो मतलब वो जो हमारा कोर्टशिप का पीरियड था, तब भी मुझे उसके पेरेंट्स का बिहेवियर थोड़ा विचित्र तो लगा था। मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि वो लोग बहुत इंटरफियरिंग टाइप के लोग हैं। तो तब मैंने अपनी एक्स वाइफ को पूछा था कि भाई ये लोग शादी के बाद भी ऐसे ही डोमिनेट करने वाले हैं?
तो उसने मुझे आश्वासन दिया था कि शादी के बाद इनका इंटरफियरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, जब तक शादी होती है उनको जो बोलना है बोलने दो, शादी के बाद इट विल ओनली बी यू एंड मी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि शादी के बाद वो अपनी जुबान पे खरी नहीं उतरे। उन्होंने वही किया जो उनके पेरेंट्स ने उनको बताया। जब आपने मॉडलिंग से सीरियल में कदम रखा था तब आपने पेरेंट्स से परमिशन ली थी? जी, परमिशन ली थी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया मैं एक बिल्कुल ही नॉन फिल्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अचानक से उनका बेटा आके उनको बोलता है, मतलब स्कूल में जब था तब मैं लॉयर बनना चाहता था, कॉलेज में जब मैं गया तो मैं फोटोग्राफी करना चाहता था, सडनली उनका बेटा आके उनको बोलता है कि अब मुझे एक्टिंग करनी है। तो कोई भी पेरेंट्स थोड़े से तो उनको वो कॉशियस होंगे। तो मेरे फादर वो थे कि अच्छा ठीक है तुझे जो करना है कर। लेकिन मेरी मदर चूंकि वो टीचर थी, उनके हिसाब से एजुकेशन बहुत मायने रखता था। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ये किया कि यार तू कौन सी फील्ड में जाने वाला है। और मैंने कॉलेज के साथ साथ मेरी पहली सीरियल की थी हिप हिप हुरे। मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे आप अपने पेरेंट्स की परमिशन लेते हैं, आपको सक्सेस मिलती है। हाँ, दूसरे टाइम पे आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते और मैं करेक्ट फेलियर मिलता है। राइट। तीसरे पॉइंट में आप अपने अंदर की गट फीलिंग नहीं सुन रहे हैं, तब आपको लगता है कहीं जब आपने अपने मन की है तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा पेरेंट्स के अगेंस्ट जा करके। यस, आई एग्री, यस, बिकॉज वो जो भी कह रहे थे मेरी भलाई के लिए कह रहे थे, डिस्कस करके किया हो। हाँ, वो हमेशा मेरे लिए सक्सेसफुल रहा है, हमेशा। तो आपने उसको चेंजेस में लाया कि नहीं यार अब मैं नहीं करूँगा ये? हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। पेरेंट्स के बाद दूसरे नंबर पे आती है वाइफ। राइट, जो होती है अपनी लाइफ। करेक्ट। मेरे साथ भी है, क्योंकि अगर मैं अपनी वाइफ को कुछ भी बिना बताया करता हूँ तो बस चीज़ें बिगड़ती हैं, ऑब्वियसली बात बिगड़ती है। तो आपने बड़ी हिम्मत से आपके पेरेंट्स के, और अब ये भी मैं आपको जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है या पता भी है शायद मेरे को, कि शायद आपने इस चीज़ से ओवरकम भी अपने पेरेंट्स की वजह से ही किया होगा। बिल्कुल, उन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज मैं अपनी शादी में इमोशनली टूट चुका था। बिकॉज उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब हम तीनों को, मेरे पेरेंट्स को, मुझे, उन्होंने हमें बहुत हल्के में लिया बेसिकली। हाँ। और बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग हुई मेरी कि यार तेरे पेरेंट्स ने तुझे कैसी अपब्रिंगिंग दी है, तुझे एक्टर कैसे बनने दिया, तुझे गाइड क्यों नहीं किया कि तू और पढ़ाई करे, तुझे कोई कॉर्पोरेट जॉब में क्यों नहीं डाला। तो वो सारी चीज़ें ना मेरे जहन में कहीं ना कहीं प्ले करती गई। समझ गया। और वो इतनी ज़्यादा मेरे जहन में बैठ गई थी कि मैं शूटिंग पे जाना मैं नापसंद करने लगा। माइंड वॉश होने लगा, एकदम से माइंड वॉश होने लगा। तो वो फिर जब सेपरेट होके मैं जब घर पे आया और जब डिवोर्स हुआ और तब जब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, तो तब उनको काफ़ी टाइम लगा टू ब्रिंग मी बैक। और उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि भाई अगर हमें तब लगा होता कि तू एक्टिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो हमने तभी तुझे बोल दिया होता, लेकिन हमें लगा कि तू टैलेंटेड है, तू कुछ कर सकता है, तभी तो हमने तुझे करने दिया। तो अब ये लोग कौन होते हैं तुझे आके सिखाने वाले, तुझे बताने वाले कि तू सही चीज नहीं कर रहा है? हु आर दे आर नोबडी। नहीं, ये तो आप सही बोल रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि एक थर्ड पार्टी कल को उठ के तुझे आके कुछ भी सुना के जाएगी और तू मान लेगा। और उसमें मैं कहीं ना कहीं अपनी भी वीकनेस समझता हूं कि मैंने उन लोगों को अपने ऊपर हावी कैसे होने दिया। ये कहीं ना कहीं मेरी भी शॉर्टकमिंग थी। और ये भी कि आपने अपनी गट फीलिंग क्यों नहीं सुनी। इसीलिए अब मैं आप आज एक्सेप्ट कर दो कि आपकी गलतियां हैं। बिल्कुल है। बहुत बड़ी बात है सर अपनी गलती मानना, एक्सेप्ट करना और उसे सुधारना और उस पर चलना। और यही वजह है कि आज आप ओवरकम करके हमारे सामने इतने मुस्कुराते चेहरे के साथ बैठे हुए हैं। और अब जैसा कि हमें पता है कि आपकी दूसरी शादी हो चुकी है जी, तो आपके नए पार्टनर जो आपकी जिंदगी में, कितना साल हो गया सर? अभी 2 साल हो गए। सर अब क्या कहना है आपको अपनी जिंदगी को लेकर, अपने नए पार्टनर को लेकर? तो जैसा कि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मुझे दोबारा मौके कई बार मिले हैं, दोबारा चांस मुझे फिर से मिला है। एक बहुत अच्छी इंसान मेरी लाइफ में आई है, वो भी हमारी ही फील्ड से है। वो एक बहुत जानी मानी क्रिएटिव डायरेक्टर है, हमारी इंडस्ट्री की आज की टॉप मोस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर्स में से हैं। बहुत ही अच्छी सुलझी हुई लड़की है, बहुत स्वीट है, बहुत चार्मिंग है।
लोगों से बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है। मेरे आज तक किसी भी फ्रेंड ने मुझे ऐसा नहीं बोला है कि यार ये थोड़ी सी ना ऑकवर्ड मुझे लगी। मैं भाभी जी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही वार्म है, लोगों को साथ में लेकर चलने वाली है, अपने फ्रेंड्स को साथ में लेकर चलने वाली है। कहीं उसको पता चले कि किसी कोई मुश्किल में है तो इमीडिएटली जाके उस फ्रेंड के लिए खड़ी रह जाती है। तो बेसिकली शी इज अ नंबर 1 ह्यूमन बीइंग। और उसका श्रेय जाता है मेरे इन लॉज को, क्योंकि उसके पेरेंट्स इतने अच्छे लोग हैं। देखिए मेरी पहली शादी में मैंने 2 चीज मिस की। एक तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो मुझे समझ के मेरे साथ चल सके, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है मेरे इन लॉज। मेरी पहली शादी में मुझे दोनों चीज नसीब नहीं हुई। मेरी दूसरी शादी में मुझे दोनों चीज नसीब हुई है, एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर और बहुत अच्छे इन-लॉज। देखिए सर, मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो भी शायद गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो जो इंसान इंडस्ट्री को जो चीज़ नहीं समझ पा रहा, हम उससे गलत कैसे बोल सकते हैं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डेफिनेटली। अभी जैसे सेकंड पार्टनर आपके हैं तो वो इंडस्ट्री से ही बिलोंग करे, तो वो इंडस्ट्री के चाल चलन, इसके डायनामिक्स और बाकी चीज़ों को समझ। बिल्कुल बिल्कुल, और आज की तारीख में वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती है। मैं आज जैसा कि मैं ऑलरेडी मतलब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने सिर्फ खुद की सुन के चीज़ें की है, जहाँ वहाँ पे मैं हमेशा डगमगाया हूँ, वहाँ पे हमेशा मैंने गलतियाँ की है। तो आज मैं उनसे पूछ के मैं अपने डिसीजंस लेता हूँ, करियर के डिसीजंस लेता हूँ, पर्सनल डिसीजंस लेता हूँ, और वो एक बहुत भाभी जी सच बोल रहे हैं ना और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन गई है मेरे लिए। और कुछ लोग इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार ये तो जोरों का गुलाम है, वाइफ को पूछे बगैर कुछ करता नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को प्राउडली ओपनली बोलता हूँ कि अगर जोरों का गुलाम तो जोरों का गुलाम, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है। और मैं ये मजबूरी है, होना पड़ता है। नहीं, मेरे केस में बता रहा हूँ, मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने अपने पापा से फोन लगा के बोला, पापा जी समझाओ ये ऐसा है वैसा है। पापा बोलते बेटा मैं तो आई माँ को नहीं समझा उसको। तो जोरों का गुलाम होना मजबूरी है सर? नहीं, मेरे केस में वो मजबूरी नहीं है, बट मैं ये कहूंगा कि बट एक है, अगर हमारे ऊपर हंटर वाली ना होना तो हम लोग सही भी नहीं है। बिल्कुल, माँ के बाद बीवी है। बिल्कुल, और मैं वही कहने जा रहा था कि औरतें ना, मुझे लगता है कि मर्दों से कहीं ज्यादा सेंसिबल होती है, डेफिनेटली सेंसिबल भी होती है और सेंसिटिव भी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात फिर तो हमारा उनकी बात मानना बनता है। बताऊं, उनका कुछ करने ना करने से नहीं, उनके साथ होने से ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने लगता है, आपकी लाइफ संभलने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही चीज मेरे साथ भी हुई है। तो सर आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भाभी जी थैंक यू सो मच। हमारे रुशाद सर जो आज इतने मुस्कुरा रहे हैं, इसकी वजह वो आपको बता रहे हैं। सर एक बहुत अजीब सा सवाल है, फिल्म इंडस्ट्री का एक सबसे लाइट पार्ट क्या है और सबसे डार्क साइड आपने क्या देखा? मेरे हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि ये एक बहुत ही वेलकमिंग इंडस्ट्री है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने जब इस इंडस्ट्री में एक्टिंग करना शुरू किया तो मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी थी कि यार लोग बहुत रूड होते हैं, आपको ऑफिस से बाहर फेंक देते हैं। मैंने कई कई कहानियां सुनी थी, निकल जाओ, निकल जाओ, जाके अपनी शक्ल देख के आओ आईने में। ये सारी कहानियां हमने सुनी है कि हमारे सीनियर्स के साथ ये सब हो चुका था। लेकिन मेरे केस में ना ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे केस में मुझे सब बहुत अच्छे लोग मिले। तो कहानियां सच थी कि अफवाहें भी थी? पता नहीं, मुझे ये तो मैंने कभी पता नहीं किया, बट मेरे केस में वो कभी नहीं हुआ। मुझे सब बहुत अच्छे लोग मिले। मैंने सर ऐसा होता भी नहीं, अपनी जर्नी में बहुत अच्छे दोस्त बनाए जिनके साथ में आगे बढ़ा। तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही वेलकमिंग जगह है। वेलकमिंग जगह। डार्क साइड फिल्म इंडस्ट्री की, मुझे लगता है कि अगर आपके पास अपना फैमिली का सपोर्ट नहीं है ना तो आप बहुत लोनली हो सकते हैं। बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखा जाए तो सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके पास आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप बिखर सकते हैं। इसीलिए हम कितनी कहानियां सुनते हैं, कितने यूथ
सुसाइड कर रहे हैं, गलत चीजों में पड़ रहे हैं, ड्रग्स में चले जा रहे हैं, अल्कोहलिज्म में चले जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि उनको या तो उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है या फिर वो फैमिली सपोर्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ी सी डार्क साइड है अबाउट द इंडस्ट्री कि ये आपको लोनली कर देती है और इसीलिए आपको आपके फैमिली हाँ, क्योंकि जब तक आप चल रहे हो, जब तक आपको ये बहुत पूछ रही है, जहां आपने थोड़ा सा भी आपके संग कुछ गड़बड़ हुआ तो जितने भी आपके फैंस हैं, पूछने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह, सब गायब हो जाते हैं। सब गायब हो लगता है कि सब छिन गया, सब गायब हो बड़े बड़े स्टार के साथ ऐसा हुआ है। यस, अर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक की कहानी रही है जी। सोशल मीडिया, आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे? हाँ, अभी एक्टिव हुआ हूँ मैं, अभी एक्टिव हुआ हूँ। पहले के ज़माने में लोगों को सीरियल्स और टीवी में काम करने के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ती थी। आपने खुद हार्ड कॉपी इस टाइप की लेकर के फोटो दे के स्टार्ट किया है। बिल्कुल। अब लोगों के हाथ में सोशल मीडिया आ गया है, जिसमें गांव में बैठा हुआ एक बालक से लेके शहर में, विदेश में बैठा हुआ इंसान भी अपना टैलेंट जो है लोगों के सामने ला सकता है। करेक्ट। और अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो जहां इस सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, वहां बहुत सारे नुकसान भी हैं। आपके हिसाब से कितना प्रतिशत इसका फायदा मिल रहा है दुनिया को, देखने वालों को, कितना प्रतिशत इसका नुकसान हो रहा है? फायदा तो आपने अभी बताया कि कोई गांव खेड़े में भी बैठा हुआ लड़का अगर वो टैलेंटेड है, मैं डिवीजन कर रहा हूँ परसेंटेज वाइज, कितना परसेंटेज। मुझे लगता है कि इसमें 50-50% पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि आज किसी भी कोने में आप अगर बैठे हो लेकिन आपके पास टैलेंट है, सोशल मीडिया के जरिए आप उस टैलेंट को बाहर ला सकते हैं और अगर सही इंसान ने आपकी टैलेंट को देख लिया तो फिर तो कोई स्टॉपेज नहीं है। आप मतलब जीरो से हीरो 10 दिन में बन जाएंगे। ड्रॉबैक सोशल मीडिया का मुझे ये है कि आजकल बहुत लोग कास्टिंग आपके इन्फ्लुएंसर्स, आपके फॉलोइंग देखकर करने लगे हैं। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज देखिए, एक्टिंग अपनी जगह अलग बात है, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर अलग बात है। तो आप अगर आज अगर मैंने एक अच्छा ऑडिशन दिया है और आप मुझे इसीलिए सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे 300K की फॉलोइंग है और मेरे मुकाबले आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को या एक्टर को साइन कर रहे हैं कि उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम एक्टर्स के साथ रियलिटी शोज में होने लगा है। करेक्ट। पर मुझे ये भी लगता है कि ये एक फेज है। जब लोगों को पता चलेगा कि यार एक्टिंग होती है और इन्फ्लुएंसर गिरी होती है, तब वो अपने आप फिर से एक्टर्स के पास आना शुरू कर देंगे। अभी इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स के बीच में ये बड़ा एक डिवाइड आ गया है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये जी। तो मैं एक राय जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो बट इतने भी नहीं कि आज की तारीख में अगर कोई ऐसा मुद्दा है जहाँ पे अपनी राय देना चाहिए तो अप्रिशिएट होगे जी। आज के डेट में जो समय रहना और रणवीर इलाहाबादिया का जो मुद्दा चल रहा है, हाँ जी, जो भी घटा, जो भी हुआ जी, उन्होंने जो कहा, उस पे जो रिएक्शंस आए, उस पे उनको डेथ थ्रेट्स तक आई है, तो आपका क्या सोचना है, क्या आप कहना चाहोगे इस? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आजकल आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गई है, क्योंकि जैसा कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब आपको फ्रीडम है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं और मुझे फ्रीडम है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फ्रीडम का मिसयूज करें। और मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, आपको अपने कल्चर के हिसाब से चीज़ें करना चाहिए। अब हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता क्या बोलती है, हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया है, हमारे ग्रंथों ने हमें क्या सिखाया है, हमें वो देख के हमें चलना चाहिए, सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए। आप अमेरिका में नहीं हैं, अमेरिका में भी नहीं, आप इंडिया में है। एक इंडिया का आपका सोशल सेटअप क्या है, आपके ऑडियंस कैसी है। आज आप मुझे एक बात बताइए, आप ऐसी गंदी अश्लील बातें करके क्या आप अपनी मम्मी के सामने या अपनी नानी के सामने या दादी जी के सामने क्या आप नजरों में नजरें मिला के देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो आप, हमारे लिए सोचना ही बेकार है। तो आप अपने कल्चर के हिसाब से चीजें कीजिए। आपको वो क्रिंज कल्चर
आप अगर उसमें बिलीव करते हैं तो फिर आप विदेश जाके आप ऐसी बातें कीजिए। आपको हमारे बातें तो शायद वहां पे भी ना हो, शायद वहां पे भी ना हो, सीरियसली। तो पता नहीं उस मोमेंट पे उस बंदे के अंदर क्या थॉट आया होगा, या उसने सोचा होगा कि मैं ऐसी बातें करके शायद बहुत ज्यादा कूल बन जाऊं, या जेन जी की नजरों में मैं एकदम कूल बन जाऊं और मतलब एकदम रेज बन जाऊं। लेकिन वो बिल्कुल ही, आई थिंक वो कुछ उल्टा ही हो गया उनके साथ, समझ के बाहर था। और आई थिंक ये एक सीख लोगों को लेनी चाहिए, कंटेंट क्रिएटर्स को लेनी चाहिए, सही है कि जस्ट बिकॉज यू हैव द फ्रीडम, आप उस चीज का मिसयूज मत कीजिए। यू नो, अब आज आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी बोल, कुछ भी अनाप शनाप बोले, कुछ भी ऐसी चीजें बोले जिससे कि आपके एल्डर्स को शर्मिंदगी हो, आपको शर्मिंदगी हो, आपके पार्टनर को शर्मिंदगी हो। आने वाली जनरेशन जब आपको देखे तो बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये हैं हमारे रुशाद जी, दिल के साफ, मन के साफ, आत्मा के साफ, सच्ची मुस्कुराहट के साथ हमारे सामने बैठे और हमारे हर सवाल का बिल्कुल सच्चाई से, बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। अब हमारे शो का एक बहुत स्पेशल सेगमेंट होता है हमारा रैपिड फायर राउंड, जहां पे मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आपको इसी सच्चाई के साथ जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर आर यू रेडी? यस एब्सोल्युटली। ओके, अगर आपको आपकी फेवरेट एक्ट्रेस की लिस्ट बनानी हो 1 to 5, हॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड। बॉलीवुड 1 to 5, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर। बॉलीवुड एक्टर? बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, आमिर खान, बच्चन सर, अनिल कपूर, झकास, अक्षय कुमार। बहुया, क्या बात है। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं आपको अंडरएस्टिमेट किया है? आपके अंदर जो पोटेंशियल था उतना काम आपको मिला नहीं, या उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया? आपके अंदर कैलिबर था, आप प्रूव कर सकते थे। हाँ मुझे लगता है, ये मुझे लगता है, बट मैं निराश नहीं हूं इस बात से। मुझे बस ये लगता है कि टाइम की बात है, वो टाइम भी आएगा। अगर रुशाद राणा जी एक्टर नहीं होते तो फिर क्या होते? फोटोग्राफर, बिकॉज फोटोग्राफी मेरी बहुत बड़ी पैशन है, बहुत बड़ी। ओके फाइन। एक्टिंग के अलावा फिल्म लाइन में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो आपको ज़्यादा पसंद है? मतलब एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड सिंगिंग, कुछ भी? आई थिंक डायरेक्शन, और एक और एस्पेक्ट जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है वो है सिनेमाटोग्राफी। हाँ, क्योंकि अगर आप बोलो कि आप एक्टर नहीं होते तो फोटोग्राफर होते। या तो अगर आपको डायरेक्टर बनने का मौका मिले कभी, तो आप बनेंगे, या फिर कभी आप खुद से ट्राई करेंगे कि इन फ्यूचर में कभी ना कभी? नहीं, मैं पहले सिनेमाटोग्राफर बनूंगा, फिर डायरेक्शन करने के बारे में सोचूंगा। फाइन। आपने बड़ी बड़ी दिग्गज एक्ट्रेस के साथ काम किया है, आपने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया हो या ना किया हो, पर उनको सेट पे काम करते हुए देखा है। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस कौन है? ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, अनुष्का शर्मा? प्रीति जिंटा, अनुष्का शर्मा। आई थिंक रानी मुखर्जी एंड अनुष्का शर्मा बहुत। अनुष्का शर्मा के साथ मैंने काम नहीं किया है, बट अगर देखा जाए तो आई थिंक। अच्छा, आपने नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। तो रानी मुखर्जी एंड अनुष्का डेफिनेटली। रब दे बनारसी जोड़ी? हाँ, बट मेरा सीन उनके साथ नहीं था। नहीं, मैंने पूछा ही आपसे कि आपने ना किया हो, ना किया, बट आपने उनको सेट पे काम करते हुए देखा? मैंने उनको सेट पे काम करते हुए भी नहीं देखा। नहीं, मेरा नहीं था। कोई बात नहीं। अब आखिरी सवाल, आजकल वेब सीरीज में गाली गलौज का प्रयोग बहुत हो रहा है, तो कभी कहता है आदमी के, कोई कहता है कि नहीं यार ये कंटेंट के हिसाब से बहुत जरूरी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। आपको क्या लगता है, सही है? मैं भी यही कहता हूँ, कंटेंट के हिसाब से अगर बहुत जरूरी है तभी आप यूज कीजिए। सिर्फ आपको फ्रीडम मिली है इसीलिए आप यूज कर रहे हैं, उसमें कोई मजा नहीं। सर पहले की फिल्मों में तो ऐसा नहीं होता था, बट पहले का कल्चर भी वैसा नहीं था ना। आजकल जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, जिस जो एक सेटअप में जो बन रही है, तो मुझे ऐसा बोला गया है कि वहां पे ऐसी भाषा यूज करते हैं, इसीलिए वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो गालियां दे रहे हैं। कल्चर ऐसा बन गया है, तो हम कल्चर से बनते हैं या कल्चर हमसे बनता है? कल्चर हमसे बनता है। तो फिर हम ऐसे बन रहे हैं, राइट।
तो आपका कुछ पर अभी ये अपील आपकी कि सर थोड़ा नहीं, बट अभी थोड़ा सा कम हो गया है। अभी मैंने मतलब अगर मैं 10 सीरीज वेब सीरीज देखता हूं तो उसमें से शायद एक आध में ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अभी उन्होंने काफी कम कर दिया, बिकॉज अब तो वेब सीरीज में भी सेंसरशिप आ गई है, तो अब तो उनको कम करना पड़ेगा ही। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है ना, जहां आप बहुत ज्यादा छूट दे दोगे ना तो लोग मिसयूज करेंगे, जहां आप थोड़ी सी पाबंदी लेकर आएंगे तो लोग कंट्रोल में रहेंगे। ये बात आपने सही कही। देखिए ये हमारे रुशाद राणा जी हैं, आपने आज इनको देख भी लिया, सुन भी लिया, समझ भी लिया, आपने पहले भी देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, लेकिन हर बार इनके साथ एक नए एहसास की अनुभूति होती है। आज मुझे जो एहसास की अनुभूति हो रही है कि ये सबसे पहली बात, ये बहुत सच्चे इंसान है। ये तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये बहुत दिल के सच्चे इंसान है। इनकी मुस्कुराहट में जो सच्चाई है, जो आवाज़ में सच्चाई है, जो एक्टिंग में सच्चाई, वो इनकी व्यक्तित्व में भी है और आज वो हमें दिख रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर बात का जवाब, हर सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर दिया है सर, राइट जी। और हमारे रैपिड फायर राउंड को तो बहुत अच्छे से पास किया, बेधड़क। और हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से हम इन्हें एक बहुत प्यार भरा एक तोहफा देना चाहते हैं। प्लीज आप लेके आइए सर, ये हमारे तरफ से अदना सा नन्ना सा प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं आप इसे लीजिए। दिस इज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। ये किसी भी एंगल से नन्हा सा गिफ्ट नहीं है सर, लेकिन बहुत नन्हा सा है। थैंक यू सो मच। रुशाद जी, आज मेरे जैसा बंदा जिसने आपको बहुत पहले टीवी पर देखा और जिसकी ख्वाहिश थी कि मैंने इस चेहरे को देखा है, कभी मैं इसके साथ काम करूंगा, और कई बार हमारी बात भी हुई, बट संयोग नहीं बन पाया। आज संयोग देखे तो क्या है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। ऐसे ही मेरे से बहुत से लोग होंगे जो एक्टिंग को लेके मुंबई हर दिन आते होंगे या आज की तारीख में संघर्ष कर रहे होंगे। उस आने वाली जनरेशन के लिए, आपके फैंस के लिए, आपके प्रशंसकों के लिए और जो आपको देखते हैं उनके लिए कोई भी मैसेज या कोई संदेश अगर आप देना चाहें। देखिए, मैंने हमेशा यही कहा है कि अगर आपको एक्टिंग में आना है या आपको किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आना है, आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप क्यों आना चाहते हैं। आपके रीजन सही होने चाहिए। बहुत लोग मैं देखता हूँ उनको एक्टिंग में क्यों आना है, क्योंकि हमें सिर्फ फेमस बनना है, या उनको किसी ने बताया कि अरे यार एक्टिंग के फील्ड में तो यार इर्द गिर्द बहुत हसीनाएं होती है और बहुत ज्यादा पैसा होता है, या तो मुझे ये लगता है कि आपके रीजंस सही होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, सही होने चाहिए कि आपको एक्टिंग क्यों करना है। देखिए, मैंने भी जब एक्टिंग की लाइन में कदम रखा, इट्स बिकॉज मैंने रियलाइज किया कि मैं कैमरा के साथ एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करता हूँ। वो स्पेशल रिलेशनशिप मैंने फील की जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया, तब जाके मैंने सोचा कि मैं तो प्यार का बंधन है। हाँ, कि मैं मतलब इसीलिए मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि रीजंस आपके सही होने चाहिए। आपके रीजन सही होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस फील्ड में क्लियर होना चाहिए। यस, तकदीर बदल सकती है दोस्तों, बस तकदीर की तस्वीर साफ होना चाहिए। ये क्लियर कट मैसेज है हमारे रुशाद जी का, जो हमारे पॉडकास्ट में बैठे हैं। और आज हमें इनसे मिलके जो आनंद की अनुभूति हो रही है सर, ये हिंदी ही है जो हमें जोड़ रही है, और ये आपकी मुस्कुराहट है जो आज हम आपके पास बैठे हैं और आपसे इतना प्यारा पॉडकास्ट हमने आपके साथ शूट किया। सर, हमारे शो में आने के लिए, हमें समय देने के लिए और हमारी बातें, हमें अपनी बातें सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सेहतमंद रहिए, फिट रहिए, हैंडसम देखिए, और आने वाले टाइम पे हमें और अच्छी फिल्में, सीरियल्स करके हमें एंटरटेन करते रहिए। बस सही यही प्रार्थना हमारी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट मयंक भाई, थैंक यू।